अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौसमी सूरत हाल पर बात करेंगे। बारिशें हुई हैं, मौसम में तेज़ी आई है, नमी में इजाफ़ा हो गया है। इस सारी सूरत हाल की फ़सलों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, कौन कौन सी फसलें हैं जो मुतासर हो रही हैं, क्या ख़दशात हैं, कीड़ों का हमला किस तरफ है, इससे बचाव कैसे करना है, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब। आप ज़राई साइंसदान हैं, महक़क़ हैं, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ तहक़ीक़ भी करते हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद अकबर साहब। आप काश्तकार हैं और ख़ुद भी फ़सलें उगाते हैं, इर्द गिर्द के माहौल का भी जायज़ा रखते हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त फ़सलों को क्या ख़तरात दरपेश हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये मौसम के रंग बदल रहे हैं, तेवर बदल रहे हैं। हमने ये जो बारिशें अभी प्री मानसून हुई हैं, इस शिद्दत से तो बारिशें कभी महसूस भी नहीं की थी। काफ़ी शिद्दत से बारिशें हुई। प्री मानसून तो हल्की फुल्की ऐसे ट्रायल होता था, ट्रेलर होता था और उसके बाद बारिशें होती थी, लेकिन ये ट्रेलर में ही इतनी ज़ोरदार बारिशें हो गई। तो ये इसको आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं कि ये बदलती मौसमी सूरत हाल हमारी फ़सलों को, हमारी ज़राअत को मुतासर करेगी या कोई ऐसा ख़दशा नहीं है? अच्छा, इसमें सर हम जब बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तो पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो कि इफ़ेक्ट हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। लेकिन अगर हम देखें कि कार्बन की जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से अगर हम कंट्रीज़ की लिस्ट में देखें तो हम उसमें बिल्कुल बिलो द लाइन है, मतलब बहुत काफ़ी, मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे हम बहुत नीचे जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अफेक्टेड कंट्रीज़ में हम जो है ना वो टॉप 10 में आते हैं। उसकी वजह कि हमारे इर्द गिर्द जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो उनका इम्पैक्ट जो ना हमारी जो ज़राअत या ओवरऑल जो माहौल है उसके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, उसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी क्रॉप, अब पिछला सीज़न गुजरा है जो गंदम का, तो उसमें हमारा जो टेम्परेचर मार्च और अप्रैल का था तो उसमें जो पिछले हम देखते हैं कि काफ़ी एक दो दहाइयों से कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सदी से भी ज़्यादा जो है ना ये ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना हमारा राइज़ किया, जो ख़ास तौर पे अप्रैल के महीने में। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी गंदम के ऊपर कि हमारी गंदम जो है ना वो अर्ली टर्मिनेट हो गई, यानी उसकी जल्दी पक गई। जल्दी पकने की वजह से उसकी जो पैदावार है वो कम हो गई। सुना है दाना छोटा रह गया, दाना छोटा रह गया और इसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से जल्दी, मतलब नॉर्मली हम अप्रैल में 15 अप्रैल के ऑनवर्ड जो है हमारे पंजाब में इसकी जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है, बर्दाश्त होती है, तो वो हम 1 अप्रैल से हम देख रहे थे कि वो उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। तो ये एक दो इम्पैक्ट जो हमारी गंदम के ऊपर आया। इसी तरह आम की फसल पे बड़ा आम की फसल के ऊपर उसमें लोगों का ख्याल है कि 30 to 40% जो है ना वो इसकी फसल बची है, लोगों को पैदावार में यानी बची है, कमी 60% कम हो गई है, कम आई है। मतलब उसकी कमी की वजह से अब मतलब मार्केट में हम देख रहे हैं फ्रूट का जो रेट है वो हमें नॉर्मल जो सीज़न है उससे ज़्यादा हमें मिल रहा है कि यानी जो 140-50 रुपये किलो के हिसाब से हमें मिल रहा है, जो कि इस सीज़न में नॉर्मली हम 80-90 रुपये किलो के हिसाब से या 50 रुपये किलो के हिसाब से भी लेते रहे हैं। एक तो ये इम्पैक्ट आया कि उसकी पैदावार में कमी आई। फिर अब हम काटन के हवाले से अगर बात करें तो जो ख़ास तौर पे जो अर्ली काटन थी ना, यानी जो लोगों ने फरवरी मार्च में जो काश्त की है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो उस वक्त तो कपास हमारी ठीक जा रही थी। शुरू में जो इशू आया कि वो जब उसकी पौधे की मतलब सीडलिंग थी ना, छोटे प्लांट, उनके ऊपर इसकी हीट की स्ट्रेस की वजह से यानी जैसे जर्मिनेशन हो रही थी प्लांट जो ना वो मुरझा रहे थे, तो उसकी वजह से हमारा बहुत सारा एरिया इफेक्ट है। ख़ास तौर पे जो बहावलपुर और बहावल नगर वाला एरिया जो ना वहाँ पे हमें रीसोइंग करनी पड़ी। अब उस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमारी जो फसल जो दोबारा नहीं काश्त थी उसमें एरिया में कमी आई। फिर उसके बाद अब जो उसके साथ ये प्री मानसून का सीज़न, नॉर्मली मानसून हमारी जुलाई में आती है, तो इस साल जो है ना ये जून के अंदर बारिशें ये अनएक्सपेक्टेड थी कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बारिशें आएंगी इस महीने। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है कि हाई टेम्परेचर था, उसकी वजह से जो है ना वो बारिशें भी जल्दी हो गई। अच्छा, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, अब काटन की आज मीटिंग थी। अच्छा, इस दोनों को हम देखते हैं सर। एक तो गर्मी की शिद्दत हमने महसूस की, फिर अचानक बारिशों की शिद्दत महसूस की। अच्छा, इसको आगे देखते हैं कि ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो है इनको हम डिफ़ाइन किस तरह करें कि भाई हमारे यहाँ टेम्परेचर रेज़ करेगा, कम होगा, क्या सूरत वाले। लेकिन हमारे साथ काश्तकार भी मौजूद हैं, अकबर साहब, इनसे पूछते हैं कि भाई आपने कोई मौसमी जो असरात हैं उनको अपनी फसलों पे महसूस किया है या कोई ऐसी बात नहीं है? जी
सर बता रहे थे सेम सिचुएशन है, लेकिन इसमें जो फ़र्क आ रहा है ना वो इस तरह है कि फार्मर का प्रैक्टिकल वो जो प्रीवियस मेथड होते हैं ना पुराने लोग उस तरह के वो यूज़ करते आप हैं। क्या काश्त करते हैं? मैं कॉटन यूज़ ग्रो कॉटन करता काश्त हूँ करते सबसे हैं, ज़्यादा। इसके अलावा क्या काश्त? सब्जियां इसके अलावा काश्त करते हैं? मैं मकई काश्त करता हूँ, प्याज काश्त करता हूँ, ठीक है। और साथ ही मेरे जो साथ वाले और फार्मर हैं वो खरबूजा वगैरह काश्त करते अच्छा, मकई की फसल कैसी है? हैं। सर जो मकई की फसल थी इस साल जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम है, सुना बहुत बहुत कम हुई है। बहुत कम हुई है। क्या वजह क्या बनी है? वजह ये हुई है कि सर जी इसकी क्लाइमेटिक टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर इसका इस तरह हुआ है कि शुरू में जो हमने इसकी काश्त की थी, जिन्होंने अर्ली काश्त कर ली थी उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है। और क्योंकि उनका कंडीशन ये था, लाइफ साइकिल मैं आपको बताऊं, मकई जो ग्रो करवाते हैं ना हम, इसके लिए टेम्परेचर होता है जब ये मिल्क कंडीशन से निकल चुकी होती है। ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर हाई हो जाए ना उस वक्त फार्मर को ये बेनिफिट देता है। नहीं, इस दफ़ा हुआ क्या मकई के साथ ना? हुआ मतलब ये है किस वक्त दर्जा हरारत बढ़ा और उसने असर डाला और उसने ख़राब किया, या दर्जा हरारत कम हुआ उसने ख़राब किया, क्या नहीं हुआ? सर, इसका दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ना सर इसके जो पोलिनेशन थे, फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हो पाया। ठीक है। इसका जो सिट्टा था उसके ऊपर स्पाइकलेट था, ठीक है। उसका जो नर और मादे का मिलाप होता है वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसके जो सिट्टे थे, बढ़ोतरी का अमल था, बढ़ोतरी वो- का अमल भी वो इफेक्ट रुका। हुआ है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई। ये बताएं कि आपके पास औसत पैदावार क्या रही? औसत पैदावार जो सर जी एस्टिमेट जो थी हमारी वो 110 होती है, लेकिन इस साल जो है वो 60 मन से भी नीचे है। 60 मन भी कहते हैं कि जी बड़ा किस्मत वाला जो काश्तकार वो है किस्मत उसने वाला जी- फार्मर है। मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने 55 मन के करीब पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ वाला जो और फार्मर है उसकी 35 है, 30 है। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। ये देखें ना, अगर मौसमी तगय्युरात इतना असर डाल रहे हैं हमारी फसलों पर कि हमारी मकई की फसल जो है वो उसकी पैदावार आधी रह गई है, और बाकी फसलों पर भी इसी तरह के असरात, आम की फसल आधी रह गई है, बाकी फसलों पर भी इसी तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं, तो हमें क्यों रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपने जो काश्त का निज़ाम है या जो हम फसलों की चॉइस है उसको? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ तो जैसे अभी मैं इनकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि मेज़ में जो हमारी जनवरी फरवरी की जो काश्त थी ना, तो वो उस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर जो हाई टेम्परेचर की वजह से वो फर्टिलाइजेशन का इशू है, तो उसमें प्रोडक्शन कम हो गई। अच्छा, इसमें जो जिन फार्मर ने जो जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो उस वक्त पानी जो ना उसको फ्रीक्वेंट दिए रखा है, तो वो तो इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सके, लेकिन जहाँ पे ये पानी जो है ना वो नहीं लगा सके, यानी वक्फा उन्होंने इरीगेशन का तो वो बढ़ा दिया, तो वहाँ पे हमने देखा है कि फसल खड़ी खड़ी बिल्कुल ही ना सूख गई है और सूखी हुई नज़र आ रही है, कि पता लग रहा है कि वो बिल्कुल ही जो ना, तो उसमें दाने का बनने का अमल भी जो ना इम्पैक्ट हुआ। अब अगला सवाल ये आता है कि इसको हम कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड जो होती हैं तो उसको तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कम ओवरकम करना, लेकिन इसका हल ये होता है कि आप हीट स्ट्रेस वाली जो वैरायटीज़ हैं उनको हम बनाएं। उसके लिए फिर हमें जो हमारा इंडिजिनस मटीरियल है, जो हमारा लोकल इसका जो जर्म प्लाज्म है उसको मल्टीप्लाई तो ये कैसे बनाएंगे हीट तो रेजिस्टेंट? इनको हमें अपने माहौल के मुताबिक इसे एक्लिमेटाइज करके तो उसका ब्रीडिंग के ज़रिए इसका हल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे लिए फिर ये मुश्किल हो जाती है। तो सडन चेंजेस ये ना सिर्फ ये फसलों को बल्कि हशरात को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं इसकी। अगर मैं बताऊं तो टेम्परेचर का जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ जाए नॉर्मल से, तो उससे जो इंसेक्ट हैं उनकी जो लाइफ है, उनका मेटाबॉलिक रेट है वो डबल हो जाता है। अच्छा, 10 उसके डिग्री से डबल बढ़ जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब अगर इंक्रीज आ जाए तो उनकी जो 10 मतलब डिग्री तक इंक्रीज आ जाए। इंक्रीज आ जाए, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रेट अगर डबल हो रहा है तो उसका मतलब है कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो उतना शार्ट हो जाएगा और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, यानी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा उसकी जो ग्रोथ है वो उतनी मतलब लाइफ साइकिल शार्ट हो जाएगा, तो उसकी नंबर ऑफ जनरेशन जो है ना वो बढ़ जाएंगी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो फिर जो है ना दूसरा जो काम करते हैं वो जियोग्राफिकल रेंज अपनी बढ़ाते हैं, वो इधर उधर मूव करते हैं, तो उसमें फिर वो ज़्यादा एरिया को इफेक्ट करते हैं जाके। तो अब इसका एक इम्पैक्ट ये भी आया हाई टेम्परेचर का कि जो हमारी अर्ली कॉटन थी उससे पहले हमारे वेजिटेबल थी, वेजिटेबल के ऊपर सब्ज़ तेला सफ़ेद मक्खी का हमला होता है। जो सकिंग इंसेक्ट हैं वो नॉर्मली हमारी सब्जियों के ऊपर होते हैं, उसके बाद ये कॉटन पे शिफ्ट होते हैं। अब नॉर्मल हम रिकमेंड करते हैं कि अप्रैल में काश्त की जाए कपास, लेकिन कुछ ये कपास पे बात करते हैं जरा बचने डिटेल से जी, लोग कपास पे जो है बात उसको करते हैं। अर्ली मैं ये करते चाह हैं। रहा था कि बाकी फसलों अच्छा, पे हम इसका ज़्यादा फिर इम्पैक्ट ये आ रहा, मैं ये बात जो इसको कंटिन्यू करना चाह रहा था कि ये जो इंसेक्ट थे वो अर्ली वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई,
फसलें जो थी विंटर वाली वो हमारी टर्मिनेट की तरफ चली गई, टर्मिनेट हो गई पहले, तो उनको जो भी होस्ट अवेलेबल था तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो उस पे फिर कपास के ऊपर बाकी फसलों के ऊपर इसका अटैक बाकी जल्दी किन आ किन गया। फसलों पर अटैक हुआ है अब? अब इसके बाद जो हमारी मतलब कपास है इस वक्त जो फील्ड में अवेलेबल है, उसके अलावा जो इवन मकई में हमने देखा कि जो मकई जो बची हुई थी तो उसके ऊपर फाल आर्मी वर्म का अटैक जो सवारली आ गया। अब फाल आर्मी वर्म क्या है, ये इन्वेसिव स्पीशीज़ हम इनको कहते हैं कि ये जो हमारे लोकल इधर की नहीं है लेकिन ये दूसरे एरिया से इधर शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज और प्लस ट्रेड जो होती है, यानी जब हम एक जगह से दूसरे मुल्कों से जब हम कोई इसकी गंदम मंगाते हैं या सॉरी इसका मेज़ मंगवाते हैं या इस तरह के, उनके ज़रिए जो है शिफ्ट हो जाती है, तो ज़ाहिर है उससे शिफ्ट हो जाता तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी करता है। यानी इंडिया में मौजूद थी, अपना चाइना में थी, तो वहाँ से ये फ्लाई करके भी मतलब यहाँ पे आ जाती है। ये नया फिनोमिना, यानी फाल आर्मी में हम 2 साल से देख रहे हैं कि ये इसकी पॉपुलेशन मेज़ के ऊपर, हमने 2019 में इसको रिपोर्ट किया था सिंध से पहली दफ़ा, तो उसके बाद 2020-21 में ये हमारे पास जो ना ये सबसे ज़्यादा मेज़ के ऊपर ये रिपोर्ट की गई। तो अब ये एक किस्म का परमानेंट पेस्ट बनता जा रहा है। इसके बाद टोमेटो के ऊपर एक पेस्ट ऐसा है जो कि हम इन्वेसिव कहते हैं, वो है टोमेटो लीफ माइनर। अच्छा, ये भी हमारे पास इधर नहीं था। अब उसमें 2 किस्म की स्पीशीज़ हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट फार्मर के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, कि उसमें बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। ठीक है। कि एक डिप्टरन फ्लाई है वो बिल्कुल माइन्यूट, और उसका जो पत्ते के ऊपर हमला होता है ना, वो हम इस तरह कहते हैं दस्तखत करने वाला कीड़ा ना। अच्छा तो छोटी छोटी माइंस बनाते हैं। अच्छा। जबकि जो टूटा एब्सोल्यूटा है या इसको हम टोमेटो लीफ माइनर दूसरे अल्फाज में कहते हैं, तो वो जो है ना वो एक जगह पे हमला करके वो ऐसे ब्लाच टाइप ना पूरे पत्ते के ऊपर उसका अंदर ही अंदर जो नहीं 2 तहों के दरमियान रह के सारे पत्ते को खा जाता है। इस पर मैं अच्छा, ये डिटेल से सिर्फ बात करता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौसमी असरात का जायज़ा ले रहे हैं कि फ़सलों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और डॉक्टर इश्ताक साहब हमें बता रहे हैं कि टमाटो की फसल पर, टमाटर की फसल पर जो हमला है उसमें किस किस कीड़े का हमला है और उसकी शिद्दत क्या होती है। जी डॉक्टर साहब। जी सर, इसमें मैं बात कर रहा था टूटा एब्सोल्यूटा। अब इसको हमने फर्स्ट टाइम जो इधर ऑब्ज़र्व किया वो कंट्रोल कंडीशन जो टनल फार्मिंग होती है उसके अंदर, तो वो उस पर फिर हमने आगे फर्दर रिसर्च की। तो उसमें जो है ना ये पंजाब में हमें रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन फिर हमने उसका 2 साल पूरा डाटा लिया पूरे साउथ पंजाब का। तो उसके साथ हमने रावलपिंडी डिवीज़न और साथ KPK में 4 सदा से हमने उसके सैंपल जो ना उसकी रिपोर्टिंग की, उसकी मॉनिटरिंग। तो उसमें हमने देखा कि मुल्तान में ये रिपोर्ट तो हुआ, मौजूद था, लेकिन उसमें यानी वो क्लाइमेट उसको सूटेबल नहीं मिला, तो उसकी ब्रीडिंग उस साइड की नहीं हुई। मतलब पार्शली हमने देखा किसी किसी फील्ड में, लेकिन इतना ज़्यादा वो स्प्रेडिंग नहीं हो सकी। लेकिन 4 सदा में KPK में और रावलपिंडी वहाँ पे हमने देखा कि वो कंटिन्यूस 2 साल जो ना उसका हमला रहा है। इसका मतलब है कि ये बेसिकली यूरोपियन पेस्ट है। ठीक है। तो ये वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। इसका मतलब कि इसको जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो सूट कर रहा है वो क्लाइमेट, और वहाँ पे ये बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है। ये किसी भी वक्त इसको अगर यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो फाल आर्मी वर्म की तरह ये भी फैल सकता है। ये जो मौसमी हालात हैं ये उसके लिए फेवरेबल हैं, आप क्या समझते हैं? अभी बदलते हुए हालात में, हाँ, बदलते हुए हालात जो ना वो किसी टाइम ही उनको फेवर कर सकते हैं। तो अगर फेवर करें, और उसको इसमें 3 चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है इंसेक्ट की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी, उसके बाद जो है ना इनकी खुराक, अगर मतलब मुनासिब खुराक तीनों चीज़ें जहाँ सूटेबल होंगी वहाँ जहाँ मिल जाएंगी तो ये अपनी जो ब्रीडिंग है वो फास्ट करेंगे और उनकी तादाद इस पे मजीद भी देखते हैं। अकबर साहब ये बताइएगा कि एक तो आपकी मकई की फसल जो है वो बड़ी मुतासिर हुई। जी सर। इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें आपको मुतासिर हुई हैं, और अब आपके अंदर बतौर काश्तकार को बेचैनी है इस मौसमी सूरत हाल से, या मुतमईन है कि कोई ऐसी परेशानी वाली सर बात? आपने सवाल इस तरह किया कि बेचैनी, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी कहाँ से? अच्छा, ये इसी परेशानी की वजह से कि भी ये जी जो सर, बदलते मौसम परेशानी है बहुत ज़्यादा। अभी जो बारिशें हुई हैं, जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट बना है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। काटन के साथ मसाइल यहाँ तक कैसे आ रहे हैं। शुरू में सर जी पानी की कैपेसिटी बहुत शार्टेज थी। हाँ, नहरें के अंदर पानी बहुत कम आ रहा है, तो पानी कम होने की वजह से फार्मर, हमने ज़मीनों की तैयारी पहले हम पानी लगा के वत्तर कंडीशन के अंदर ज़मीन की तैयारी करते थे।
इस साल हमने कोई बदतर कंडीशन में नहीं की। फार्मर 80-70% फार्मरों ने ऐसी ज़मीन की तैयारी की है। जैसे ज़मीन को हम खुश्क ज़मीन को हमने बाहर निकाला, उसकी तैयारी की, उसके अंदर ही सोइंग की, बेड बनाए, तो उसका जो बेड होता है ना वो तो रहता है खुश्क, उसकी खेलें जो होती है वो तो रहती है नमी में। अब जब टेम्परेचर जो हाई हुआ है, वो पानी की शार्टेज थी, बिजली वैसे नहीं है, 1 घंटा आती है, 2 घंटे नहीं आती। अब जो पानी हमने लगाया 1 एकड़ को, जहाँ 1 घंटा पानी बिजली है, वो पानी आया 1 घंटे के लिए। अब दोबारा 2 घंटे बिजली नहीं है, वो पानी तो सक कर लिया ज़मीन पी ली। अब पानी दोबारा जैसे आएगा तो दोबारा वहीं रुका जाएगा ना, तो आगे तो नहीं मूव करेगा ना। इस साल जो कॉटन बहुत कम एरिया पे ग्रो हो रही है। ग्रो हुई है जी सर, एरिया तो ठीक है, क्यों जी डॉक्टर साहब? जी एरिया बड़ा है, एरिया तो बड़ा है, एरिया हम पिछले सालों की निस्बत बड़ा है। फिर पिछले साल हाँ, में ये है कि इस हीट के जो लेकिन ये हो सकता है कि इस वक्त सवालिया निशान है पैदावार का। अच्छा, ये हम सिर्फ कपास को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है ये इस वक्त जो हमला है कपास पे भी खास तौर पर बात करते हैं, कपास पे भी जो है वो शदीद हमला है, कपास पे भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि मैं ये जानना चाह रहा था, एक तो आपकी मकई की फसल मुतासर हुई है मौसमी असरात से। अच्छा, अब खदशा है कि कपास की फसल भी मुतासर होने जा रही है। अगर पानी नहीं है तो ये भी क्लाइमेटिक चेंजेस का एक मौसमियाती तब्दीली का ही एक सबब है ना जी। हमारे पास जो इस वक्त इन दिनों में तो दरियाओं में अच्छा पानी होता था, नहरों में अच्छा पानी होता था, लेकिन हमारे पास जो है वो 30 से 40% शार्टेज हुई है नहरों में पानी की। तो ये ज़ाहिर है ये मौसमी असरात है। इसका कंडीशन ये हुई है। अब उसके बाद मसाइल आ गया, हमने बीज भी अच्छा सेलेक्ट कर लिया, ग्रोइंग करवा लिया हमने, हमारे पास पॉपुलेशन भी एकड़ की पूरी है। अब आगे उसके मसाइल आ गया खुराक। अब खुराक के लिए DAP का भी शार्टेज होती है, जैसे ही सीज़न आता है डीलर वो नहीं देता हमें, जो रेट गवर्नमेंट का था उसके ऊपर। मौसमी असर से आपकी फसल जो है वो मकई के अलावा और कोई फसल आपकी जो मुतासिर हुई है, जो आप खुद उगाते हो? हम खुद उगा रहे हैं, कॉटन है सर। सब्जियां भी काश्त करते हैं? सब्जियों की नहीं करते, सब्जियां नहीं काश्त करते। आपके पास आम के भी दरख्त हैं? आम के हमारे साथ है मैंगो रिसर्च। अच्छा, तो वहाँ हमने देखा है उसका टेम्परेचर फैक्ट की वजह से जो उसके ऊपर बुर लगा हुआ था, उस दिनों टेम्परेचर इतना हाई हुआ है कि उनका भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। अच्छा, तो जो उनके बुर वगैरह थे वहीं खुश्क हुए खड़े हैं। तो जिन्होंने भी जैसे ठेके लेते हैं, हमारा एक पिछले साल फार्मर हमारे साथ, उसने खरबूजा काश्त किया हुआ था, हमने उसे भाईवाल बनाया था, उसे ने कहा भाई मैं इस साल खरबूजे के साथ क्या हुआ? खरबूजे का सर फ्रूट फ्लाई कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा जी सर, तो उसने डैमेज किया, बिल्कुल डैमेज किया और लॉसेस। अच्छा, वो फ्रूट फ्लाई क्या असर डालती है? फ्रूट फ्लाई ज़्यादा अगर वो दागदार कर देगी खरबूजे को, हमारे तो लोग सारे खा जाते हैं। सर जी दाग नहीं करते, उसके अंदर ही घुस जाती है। हाँ, हमने तो कभी लोकली मार्केट में हमने कभी फ्रूट फ्लाई की परवाह तो नहीं की डॉक्टर साहब। क्यों? अगर कोई इसकी क्वालिटी को इम्पैक्ट तो करती है, क्वालिटी इम्पैक्ट होता है। ऐसे खरबूजा तो मेरे ख्याल है हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं, गलने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो गई। वो फार्मर फिर जो कंज्यूमर है उसको फिर प्रेफर नहीं करेगा ना। अच्छा, मकामी खरीदार भी जो है वो खरीदार तो लेते ही नहीं सर। अच्छा, जैसे खरीदार अगर डाला एक ना ले तो फार्मर का कहाँ जाएगा ना। अच्छा, फार्मर का तो लॉसेज है ना सर। अब ये देख, जैसे बार फिर उसके बाद खरबूजे के जैसे बाहर निकलती है, उसकी कुंपली बहुत नरम होती है, वो उसके ऊपर आगे अटैक कर देती है, उसके अंदर जो स्टेम होती है ना उसके अंदर भी घुस जाती है, वहीं पौधे की डेथ हो जाती है। अच्छा जी सर, तो ये फ्रूट फ्लाई का अटैक किस दफ़ा ज़्यादा रहा? जी सर, ये दीगर फसलों पर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम दो पहलू जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि एक तो है हीट वेव का पहलू, कि क्लाइमेटिक चेंजेस से ये हुआ कि जिस अरसे में हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि टेम्परेचर इतना रेज कर जाएगा और अचानक जो है वो लहर आएगी एक गर्मी की और शदीद सख्त गर्मी की लहर आएगी, वो ऐसा हो गया। दूसरा पहलू ये है कि बारिशें ज़्यादा, अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मानसून में शदीद बारिशों की तवक्को कर रहे हैं। हाँ, जुलाई के महीने में शदीद बारिशों की रूटीन से शायद ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस तो यही है। तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग देखें कि हीट वेव के क्या असरात हुए और उसने पेस्ट को कम करने में हेल्प की या पेस्ट को बढ़ाने में मदद की, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम इम्यूनिटी देखते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें ना दो किस्म के पेस्ट जो ना हमारे उसकी कैटेगराइज करते हैं कि इसमें सकिंग और च्यूइंग, यानी जो चबा कर खाने वाले कीड़े हैं, ख़ास तौर पे उनको हम लेपिडोप्टेरस कहते हैं। ठीक है। तो वो जब टेम्परेचर ज़्यादा रेज कर जाए और ह्यूमिडिटी कम होगी तो उसमें उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। अच्छा, यानी चूड़ियाँ जिसे हम कहते हैं ना, तो इनके ठीक है। जो दूसरे हैं रस चूसने वाले कीड़े, हाँ जी, नहीं दूसरे चबा कर खाने वाले, ये उनकी इनको हम च्यूइंग इंसेक्ट ठीक है, कहते हैं ना। च्यूइंग इंसेक्ट हो गए। सकिंग में ये फिनोमिना समटाइम्स उलट होता है
कि वो उनको होस्ट मिलेगा तो वो उसमें जाएंगे और उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी टेम्परेचर में। और अब जैसे बारिश हुई है तो हम जैसे तेला कहते हैं, उसकी नमी की वजह से उसको जो है ना बूस्ट मिलता है। ठीक है। अब इसमें वाइट फ्लाई कम हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर उसकी ह्यूमिडिटी की वजह से, लेकिन जो जेसेड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो लेपिडोप्टेरस में ये जो हाई टेम्परेचर था वो उसमें एक फ़ायदा हमें ये हो गया कि जो डायापाज में थे इंसेक्ट और हमारी उसमें फसल मौजूद नहीं थी, तो वो उनके माथ ज़मीन से निकल आए, तो वो उनको जिनको फसल नहीं मिली वो पहले ही ख़त्म हो गए। लेकिन अगर उनको वहाँ पे क्रॉप मिल गई फूड की तो वो फिर उनकी आगे नस्ल बढ़ने के, तो दोनों ही तरह ही ये इम्पेक्ट करती है इसके ऊपर ना। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नुकसानदेह क्या है? हीट का बढ़ना, दर्जा हरारत का बढ़ना ज़्यादा नुकसानदेह है या नमी का बढ़ना ज़्यादा नुकसानदेह? इंसेक्ट के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का एक बैलेंस में होना, अच्छा। यानी टेम्परेचर रेज करे, साथ उनके जो ना अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जो इंसेक्ट के हम कहते हैं ना कि वो 60 से 80 के दरमियान जो ना इनकी ब्रीडिंग जो ना फास्ट होती है, यानी 60 से 80% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम इसको कहते हैं, यानी नमी का जो तनासब है, ठीक है। वो जितना ज़्यादा होगा उतनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। उसमें क्या हो जाती है, हमारे यहाँ की कोई हीट वेव चलती है तो उसमें नॉर्मली ये ना कहते हैं ना जिस्म को झुलसाने वाली गर्मी होती है, तो ये इसमें इंसेक्ट भी इफेक्ट होते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उनकी पॉपुलेशन उसी तरह बढ़ेगी। अच्छा, इसमें ना सिर्फ नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े, दोस्त कीड़ों के भी उसी तरह इम्पेक्ट आ रहा है। तो जहाँ पे अब जैसे बारिश की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन हुआ है और ह्यूमिडिटी बढ़ी है, तो उसमें हमने आज देखा है कि उसमें प्रीडेटर पैरासाइट यानी जो दोस्त कीड़े हैं उनकी तादाद भी उसी तरह बढ़ रही है। तो फिर इनको बैलेंस करने के लिए कि हमने अब कोशिश ये करनी है कि इनकी पॉपुलेशन को बचाना है। उसके लिए फिर हमें जो केमिकल जहर है ना उनको कम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है, या अगर करने की ज़रूरत है तो करने हैं तो उसमें फिर सिलेक्टिव जाएँ, यानी ऐसे इंसेक्टिसाइड जिन्हें हम बायोपेस्टिसाइड कहते हैं, उसमें बोटेनिकल हैं यानी प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें आपके पास कमर्शियली बहुत सारी ऐसी इंसेक्टिसाइड हैं जो कि दोस्त कीड़ों के लिए सेफ़ होती हैं, तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए अगर कंट्रोल करने हैं। या कोशिश तो ये करनी चाहिए कि केमिकल कम से कम इस्तेमाल करें, अगर करने पड़ जाएँ तो उसमें सिलेक्टिव की तरफ जाएँ, ताकि दोस्त कीड़ों की तादाद बढ़े और वो फिर कुदरती जो कंट्रोल है वो हमें मिले, तो उससे हमारा माहौल भी बचेगा और कीड़ों का कंट्रोल भी। जो हमारा काश्तकार है उसे आगाही है ये दोस्त कीड़ा है, ये दुश्मन कीड़ा है, या उसे नहीं? हाँ जी, इस पे सर क्वेश्चन मार्क है। उसकी वजह काश्तकार से ही पूछ लेते हाँ हैं, जी, क्योंकि आपको पता है जी ये हमारा दोस्त कीड़ा है, ये दुश्मन कीड़ा है, हमने कैसे दोस्त कीड़े को बचाना है और दुश्मन कीड़े को मारना है, या अंधाधुंधी स्प्रे कर रहे हैं? आपसे मुराद पूरे जी काश्तकार? बिल्कुल बिल्कुल सर, फार्मर को दोस्त कीड़ियां दी इन्फॉर्मेशन है जेरे पुराने फार्मर हैं, जेरे फॉर एग्जांपल मेरे जैसे न्यू जनरेशन आंदी पई है ज़रात दे विच, उन्हां को कोई नहीं अंदाज़ा कोई नहीं। और वजह ये है कि जेरी कंपनियां भी आके मीटिंग करें वो दोस्त कीड़े मुतालिक नहीं इन्फॉर्मेशन साको करें, नहीं इन्फॉर्मेशन देवें ना साको भाई ये दोस्त कीड़ा साको एक बचाव नहीं। आपको ये जो महकमा ज़राअत है या जिन कंपनियों से आप दवाएं लेते हैं वो आपको बताते नहीं हैं कि वो महकमा ज़राअत तो आकर बता के चला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हमने हल ढूंढना है भाई, तेज़ी से हमारा पौधा दा फजीरी भी फॉर एग्जांपल वाइट फ्लाई है या जैसेड है या अमेरिकन है या गुलाबी है, चितकबरी, ऐसा इन्हें को कंट्रोल ये जो है जैसे आपने कहा क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? मतलब देखें ना, हम अगर एक ज़राई मुल्क हैं और तवील अरसे से हम काश्तकारी से इन्वॉल्व हैं और हमारी ज़राअत ही हमारी मईशत की, जैसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है या उसकी बुनियाद पर हमारी मईशत खड़ी है, तो फिर हम अगर आगाही के मरले पर भी इतने कमज़ोर हैं तो अगला मरला कैसे हम अबूर कर सकेंगे? उसकी वजह जो मेन वजह है ना, अब देखते हैं हमारे जो फार्मर कम्युनिटी में है, हम जो काश्तकारी बेसिकली अब साइंस है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा जो सबसे जो नालायक बच्चा होता है ना, हम उसको ज़मींदार पे लगा देते हैं, मजबूरन खड़ा होता है। एक ब्रेक ले लें, फिर इस पर यहीं से शुरू करते हैं जी। नाज़रीन, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौसमी असरात पे बात कर रहे हैं, फसलों पर उसके क्या असरात हो रहे हैं, कीड़ों की अफसाइश बढ़ रही है, कम हो रही है, इस पर क्या सूरत हाल है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि हम कहाँ, हमारा लेकोना कहाँ है? अच्छा, इसमें मैं अभी बता रहा था कि ज़िम्मेदारों के हवाले से कि हमारे ज़िम्मेदार के यानी हम घरों में देखते हैं कि जो बच्चा कहीं और फिट नहीं आ रहा, ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसको ज़राअत पे लगा देते हैं।
अब वो जैसे बाकी फील्ड में है इसी तरह फिर वो ज़राअत के साथ करता है। तो उसमें फिर हम रिलाय बहुत सारे फार्मर जो ना वो रिलाय करते हैं अपने जो मुलाजिम रखे हुए हैं, चलो उनको कहते हैं जाओ यार ये काम करना है आपने, तो हम नहीं देख रहे होते कि हमें कौन सी चीज़ जो ना वो बेनिफिशियल है, कौन सी नुकसानदेह है। तो उसमें फिर जैसे वो जहाँ पे जाते हैं ख़ासतौर पर डीलर के पास जाते हैं, तो अगर डीलर आपको सही गाइड नहीं कर रहा तो वहाँ पे भी नुकसान हो सकता हमारे है। जो इदारे हैं तो जी आज इसमें जो ना पिछले साल से IPM के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी में इसमें काफ़ी रोल प्ले कर रही है। और उसके लिए फार्मर की आगाही के लिए ना तो इसको लार्ज स्केल पे इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं, इवन एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा है लोगों को गाइड करने के लिए, पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट है, इसी तरह रिसर्च के इदारे जितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें अब काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए। बात फिर मसला फिर वहीं पे आ जाता है कि अगर तो जो फार्मर सीखने वाले हैं उसमें बहुत सारे अच्छे फार्मर भी हैं जो मौजूद है, इवन वो एक्सपर्ट बाकी यानी रिसर्चर से भी ज़्यादा बाज़ कर जान रहे होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल फार्मर हैं। तो जी अकबर साहब, ये आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो आप कहाँ से लेते हैं? क्या सर मैं डॉक्टर साहब की गल दे मुतफिक हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक गल की है भाई जो बच्चा नहीं पढ़ता ना असा कुछ राह तक पा देनी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर आप काश्तकार हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जी, ठीक है ना, कि जी मौसम बदल रहा है, इस मौसम मैंने क्या एहतियातें करनी है, क्या खाद किस तरह इस्तेमाल करनी है, बीज किस तरह इस्तेमाल करना है, स्प्रे किस तरह करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेते हैं? कोई मोबाइल से ऐप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल ऐप या महकमा ज़राअत से रजू करते हैं या ज़राई कंपनियाँ आपको आगाही देती हैं? कौन बताता है आपको? सर जेरे रिसर्च है ना वो मरहूने मनत कोई नहीं, बाकी जेरी साको ज़राअत महकमे भी आके दसे ने कि भई यानी कि ताकू फलां महीने दे विच इतने बारिशां थी सन या पानी इतना लावणे फसलां को इंदे ते अपना मैनेज करो, कंट्रोल करो। बाकी जेरे ऐप से वैदर अपडेट उन्हें नाले अस मुंसलिक कराने हैं, ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल करें तो जेरा IPM डॉक्टर साहब दसे ने बयान भाई IPM इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट वाला जे भाई इको इस्तेमाल असा भाई यानी कि एक बोटैनिकल स्प्रे असा करवेने पे आए वो भी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट मैं पिछले साल तो इको इस्तेमाल किए। ठीक है, ये दरअसल ये बताइएगा कि अब आगे भी बारिशों के सीज़न आ रहा है, बारिशें मतलब, लेकिन अभी गर्मी का सीज़न भी नहीं गुजरा, ठीक है ना, ये जून जुलाई तो हाई टेम्परेचर के मंथ होते हैं ना, तो अभी गर्मी से क्या खदशात हैं और हैवी रेन्स होती हैं तो उनसे क्या खदशात हैं? जी अभी जैसे मानसून का अभी सुनने में आ रहा है कि 1 जुलाई के पहले हफ्ते से सीजन स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें जो ख़ास तौर पे हमारे जो इंसेक्ट हैं उनकी जो नमी की वजह से उनकी तादाद बढ़ने का ख़दशा होता है कि उनकी तादाद बढ़ेगी तो उसमें फसलों के ऊपर असरात आएंगे। दूसरा जो है ना बीमारियां जो हैं जैसे हम डिजीज़ कहते हैं तो वो भी इसी के साथ साथ बढ़ने का ख़दशा है। उसमें हम देख रहे हैं कि फील्ड में आजकल जो फंगस एक आई हुई है काटन के ऊपर, उसमें पौधे मुरझा रहे हैं, मिर्चों के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये नमी बढ़ेगी तो ये डिजीज़ के लिए जो ना फैलने के लिए, बीमारियों के फैलने का जो ना उसमें बायस बनेगी और ये बढ़ेंगी उसमें, तो उसके लिए फिर मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। बारिशें अगर तेज़ होती हैं, बारिशों के छिड़काव से पौधे धुल जाते हैं, कुछ वाश आउट भी हो जाता है। हाँ जी, इसमें एक तो चीज़ है कि जो कुदरती बारिश होती है ना इसमें वो नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कुदरती तौर पर पौधे को जो ना उसके ऊपर इसके पॉजिटिव असरात आते हैं। लेकिन अगर हीट वेव, अभी नमी नहीं आती और हीट वेव अगर बढ़ती है, शिद्दत आती है गर्मी की, क्योंकि ये जून का महीना है, जुलाई के शुरू में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो वो किसी फसल के लिए नुकसानदेह है या ठीक है? उसमें भी हीट वेव जितनी चलेगी वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं क्योंकि हर जानदार के लिए ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके लिए वो सर्वाइवल उनकी ज़्यादा बेहतर होती है। हम इंसेक्ट के लिए नॉर्मली कहते हैं कि 15 से लेकर 35 के दरमियान इनकी जो ना ग्रोथ वो रिलेटिवली बेहतर होती है। उससे कम टेम्परेचर हो जाए फिर भी इनकी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, पॉपुलेशन कम होती है। 35 से ऊपर चला जाए तब भी कम आता है। अब हम आपका सवाल अगला होगा कि हमारे तो 35-45 डिग्री सेंटीग्रेड उससे भी कीड़े बचे हुए हैं, तो उसमें हम ओवरऑल टेम्परेचर हमारा क्लाइमेट का ये होता है। लेकिन जब हम माइक्रो क्लाइमेट देखते हैं ना, यानी पौधे के नीचे जाके, यानी उसकी पत्ते के नीचे
तो वहाँ पे टेम्परेचर वो रिलेटिवली मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर वो उसकी रेंज में आ रहा था, तो उनकी ग्रोथ वहाँ पे हो रही होती है। लेकिन जैसे ही आउटसाइड एनवायरनमेंट के एक्सपोज होते हैं तो वहाँ पे उनकी, तो इसकी एक एग्जांपल मैं सिंपली आपको ये दे देता हूँ कि उसमें 2 कीड़े जो होते हैं ना वो नॉर्मली एक्सपोज्ड होते हैं, वो पौधे के इधर उधर घूम रहे होते हैं। अच्छा। वो सनलाइट के जैसे करीब जाते हैं तो उनकी पॉपुलेशन आप देखते हैं कि जैसे हीट वेव होती है तो उसकी पॉपुलेशन कम होती है। अच्छा। कीड़े जो नुकसान पहुंचाने वाले जो वो छुपे छुपे हुए होते होते हैं। हैं, हाँ, हाँ। तो उनकी तादाद जो ना वो बढ़ बढ़ रही जाती है। अच्छा। तो ये भी तो एक इसका नेचर मतलब का है कि, इम्बैलेंस हो जाता हाँ, है। दर्जा बढ़ना जो फिर है वो हमारे दोस्त कीड़ों को नुकसान पहुंचाता 2 कीड़ों को उसमें नुकसान होगा। इसी तरह पौधे के साइकिल को भी, उसको पौधे की भी जो ग्रोथ है वो भी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो इसमें असर लाजमी होता है इसका, ये नहीं है कि नहीं होता। तो अगर अगला जो हम अगर देखें तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि कौन कौन सी फसलें इम्पेक्ट करती हैं। अब जो राइस है, यानी जो वाटर लविंग प्लांट्स है जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए तो बारिशें जो है ना वो नेमत से कम नहीं होती है। यानी मूंजी है जहाँ पे लगी हुई है, बाकी गन्ना वगैरह है, उनके लिए तो ये फायदेमंद होगा। फायदा होगा। ठीक है। लेकिन ऐसी फसलें जिनको ख़ासतौर पर कपास जो है हमारी, उसको उस पर चाहिए जो फ्लावरिंग स्टेज पे है, अगर बारिश आएगी तो वो कहते हैं कि अगर एक कतरा भी उसके फूल में चला जाए तो वो उसकी टिंडा बनने का अमल जो है ना वो इफेक्ट होता है, तो उस पर नुकसान ये होती है। ठीक है। और इसको फिर कैसे मैनेज करना है, ज़मींदारों के लिए मेरा ये मशवरा है कि ख़ास तौर पे जब इस तरह का एनवायरनमेंट हो जाए तो उसमें कीड़ों को बचाने के लिए उनसे ना मॉनिटरिंग का सिस्टम जो ना आप उसमें स्ट्रॉन्ग करें कि उनको आप पेस्ट स्काउटिंग हर हफ्ते जो भी फसल आपकी है उसमें जाएं, वहाँ पे देखें। तो अगर जिस तरह फेवरेबल कंडीशन होती है, हफ्ते की बजाय हफ्ते में 2 दिन जाएं उसमें, तो उसको ऑब्ज़र्व करते रहें। कीड़े जितने भी आते हैं ना, तो वो आपको जब तक आप उनको फसल पे देख ना लें तब तक आप उसके ऊपर किसी किस्म का स्प्रे या कोई कंट्रोल ना करें उसको। इसी तरह बीमारियां हैं तो पौधा बता देता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, जो हेल्दी होगा जो बीमार होगा तो उसका आराम से पता चल जाता है। तो इसकी फिर आप मॉनिटरिंग सिस्टम अपना थोड़ा सा बेहतर करें। तो ये बताएं कि आप महक़िक़ भी हैं और चीज़ों को करीब से देखते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि अब क्लाइमेटिक चेंजेस को देखते हुए हमें अपनी फसलों को रीशेड्यूल करना चाहिए, या हमें अपनी फसलों की यहाँ जो फसलें उगा रहे हैं उनकी वहाँ काश्त और मौसम के एतबार से अपनी काश्ता फसलों को भी बदलना चाहिए कि ये यहाँ काश्त करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं? इसी के ऊपर काफ़ी बात होती रहती है अक्सर कि जोनिंग जो है ना वो करनी चाहिए हमें कि ये जोन जो है ना ये इस फसल के लिए ज़्यादा बेहतर है, ये जोन इस फसल के लिए, तो उसमें फिर दूसरी क्रॉप्स को हम डिस्करेज करें। उसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो उसकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी, दूसरा ये है कि हम अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारी कॉटन बेल्ट में मूंजी लगना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा धान की फसल काश्त होना शुरू हो गई है, मकई बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये साहिवाल से ऑनवर्ड जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होती है, इधर नहीं है, लेकिन अब इधर हो रही है। ये इसको शेड्यूल कर रहे हैं या गवर्नमेंट भी जो है ना या इदारे हमारे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, उसमें इशू ये होता है कि जब ज़िम्मेदार देखते हैं ना कि एक फसल में मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो फिर अल्टरनेट ढूंढता है। और एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो भी फसल पहली दफ़ा किसी एरिया में लगती है उसके 2-3 साल बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उसकी क्रॉप सबसे ज़्यादा उसकी यील्ड देती है ना दूसरे एरिया, वो फैल जाती है बात कि जी ये फसल अच्छी है इसी को लगाना फिर वो फिर हर बंदा जो है ना उसको अडॉप्ट करने लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उसमें वहाँ जो नया एरिया होता है वहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम है यानी डिजीज़ है या कोई उसका कीड़े हैं वो मौजूद नहीं होते। तो जब तक वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, इम्बेलेंस होता है, तब तक वो बंदा जो है ना 2-3 साल अच्छी पैदावार ले चुका होता है। तो फिर इस वजह से जब लोग फॉलो करते हैं उस वक्त पता लगता है जब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसका एक मल्टी क्रॉप एरिया का एक जो नेगेटिव पहलू ये है, यानी मनफी पहलू इसका ये आ रहा है कि जो हमारा क्रॉप जो क्लाइमेट है ना वो उसमें अब मूंजी जहाँ पे लग रही है वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, पानी ज़्यादा लगता है ओवर इरीगेशन की वजह से। तो उसके गिर्द जहाँ पे हम कपास लगाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका, वहाँ पे कीड़े उसके बढ़ जाते हैं, उसके लेपिडोप्टेरा का अटैक ज़्यादा होता है। इवन जो बागात हैं उनके साथ हम कपास लगाते हैं वहाँ पे इशू आते हैं। वेजिटेबल एरिया है जहाँ पे फसल सब्जियाँ उगाते हैं उनके साथ लगाएंगे वहाँ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है। तो अगर हम जोनिंग कर लेंगे तो उससे हमें ये जो माइक्रो क्लाइमेट की चेंजेस हैं या छोटी छोटी जो मसाइल हैं ये इसमें काफ़ी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। और साहब आप कैसे फैसला करते हैं कि जी क्या फसल उगानी है,
मुनाफा देख के फैसला करते हैं कि जी इस फसल में ज़्यादा मुनाफा हो रहा है या इस फसल में कम नुकसान हो रहा है? साढ़ा जरा एस्टिमेट टारगेट होने ये चीज़ डाउन है कि आया सा कुछ चीज़ नफ़ा केरी चीज़ बेसी मतलब नफ़े की बुनियाद पे आप फैसला बुनियाद करते जो होता है ये फैसला कर गिनने है कि फॉर एग्जांपल जिवें डॉक्टर साहब ने सेने बयान भाई फार्मर खुद ही अपना फैसला कर गिनने कि ये फसल साको नुकसान नहीं ऐसा खुद ही फैसला कर गिनने साको अच्छा, जब ये फैसला जब करते होंगे उस वक्त तक जो है वो फिर मामला इतना आगे निकल जाता है कि उसके नुकसानात भी फिर वो हमलावर हो जाते हैं। हमलावर होते हैं, बिल्कुल। उस वक्त जो है वो इनके हाथ से निकल जाता है। फिर जैसे हमारे यहाँ भेड़ चाल है कि लोग उसी तरफ आना शुरू करते हैं, फिर नुकसान भी उसी लेवल का होता है। फिर ये हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो काश्तकारी नुकसान का सौदा है और इसको जो है इससे बचना चाहिए, ये सूरत हाल डेवलप होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो मुतवक्को बारिशें हैं, ठीक है, उसमें काश्तकारों को एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात इसमें जो है मैंने पहले जैसे अर्ज़ की कि आप अपनी फसल का जो मुआयना है ना वो हफ्ते में 2 दफ़ा कम अज़ कम जो ना आप करें। नहीं, पहले तो ये है ना कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फसलों में पानी खड़ा हो जाता है, पानी खड़ा होने से बचाने के लिए आपने लाजमी जो है कि पानी, ख़ास तौर पे ऐसी फसल जो कि पानी ज़्यादा नहीं करती, तो उसमें यानी 48 घंटे अगर पानी खड़ा रहे तो फिर आपने उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप पानी को बाहर निकालने का जो है बंदोबस्त करें, यानी उसकी एक साइड पे अगर एक गड्ढा खोद के उसमें पानी सारा इकट्ठा कर दिया जाए तो उसमें आप फसल को पानी से बचा सकते हैं। तो फ्लडिंग से आपने बचाना है। फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे उसमें न्यूट्रिशनल बैलेंस जो ना वो आपने रखना लाजमी हो जाता है। ठीक है कि उसकी जो फिर इस मौसम में भी ज़रूरत है न्यूट्रिशनल बैलेंस की। अगर बारिशें हो रही हैं तो फिर भी नाइट्रोजन तो मिल रही है, उसमें काफ़ी सारी नाइट्रोजन मिल रही है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन ही काफ़ी नहीं होती। ठीक है, उसमें पौधे की मतलब पोटाश है, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जैसे सल्फ़र होगी, बोरान है, मैग्नीशियम है, तो ये सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत होती है हर फसल को। जैसे मूंजी के अंदर आपको जिंक की जो ना ज़रूरत है, तो वो आपने देखनी। अच्छा, एक और जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, वो जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उगना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो उन जड़ी बूटियों का फिर मैनेजमेंट जो ना वो अगर टाइमली करेंगे तो उससे ये है कि आपकी फसल के साथ जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा कंज्यूम कर जाती हैं, तो उससे बचा जा सकता है। ये दूसरा एक जो नुकसान करती हैं वो कीड़ों के लिए छुपने का ज़रिया बनती हैं। तो इसमें कीड़े जो है ना, अगर मेन फसल के साथ लगी जड़ी बूटियाँ हैं तो ये वहाँ पे जल्दी फैलते हैं और फिर ये आगे, और आप अगर स्प्रे वगैरह भी करते हैं तो वो जड़ी बूटियों के नीचे छुप जाते हैं। मेन फसल आपकी जो है ना वो जब उसका असर ज़ाया हो जाता है वो दोबारा फसल पे आ जाते हैं। तो ये जड़ी बूटियों को भी अपने कीड़ों मकोड़ों के लिए जड़ी बूटियाँ भी एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे काम आती हैं। तो इनकी ख़ास तौर पे जड़ी बूटियाँ और इनके कीड़ों का, और तीसरा जो ना फ्लडिंग यानी पानी को आपने वहाँ से ड्रेन आउट करना है और चीज़ों को। वैसे तो काश्तकार काफ़ी कुछ समझता है, हाँ, लेकिन आपने भी काफ़ी कुछ बता दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। एक चीज़ है ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना वो नॉर्मली हमारी डिजीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, तो उसके लिए हम फंजीसाइड का स्प्रे जो लाजमी वो भी लाजमी उससे ज़्यादा बचा। आप दोनों हज़रात का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मौसमी असरात और उसके फसलों पर होने वाले मुज़र और सेहतमंद असरात दोनों पर जायज़ा लिया। आपने इससे बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी, सीखी होंगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।